देखो 2.3 बात करता है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिले, वही कंसिडरेशन। ठीक बात। अब डेफिनेशन में 2-3 ऐसा बात है जो आपको याद करना है। एक तो कंसिडरेशन का अदर मीनिंग क्या है, कंसिडरेशन का लैटिन मीनिंग या एग्जिम मीनिंग क्या है? क्विट प्रो क्यो, यही बोलता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का एग्जिम मीनिंग यही है, क्विट प्रो क्यो। ठीक है जी सर। अब कंसिडरेशन के डेफिनेशन का 4-5 काम का बात क्या है? पहला काम का बात तो ये है कि दो पार्टी जो भी आपस, एक जो पार्टी है वो कुछ दे रहा है, जो पार्टी दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। ठीक है, तो कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सॉरी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब प्रोमिसर को जब वो चाहिए तभी उसको मिले। अगर हम आपको बोल रहे हैं अंकिता कि आज सामान का डिलीवरी मत करना, 3 दिन बाद करना, तो फिर हम चाह रहे हैं ये सामान हमको 3 दिन बाद मिले, तो फिर 3 दिन बाद ही मिलना चाहिए, उसके पहले मिले तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन मतलब आप तो या हमको कोई और दे, हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमको 1 लाख रोटोमैक पेन चाहिए, तो अब आप दो या कोई और दे, अगर वो 1 लाख रोटोमैक पेन है मेरे प्राइस पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रूल कहाँ काम नहीं करेगा? सर्विस की केस में। क्योंकि अगर आप बोले आप गाना गाओगे और बाद में आपका असिस्टेंट गाना गाता है तो वो हमको एक्सेप्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन गुड्स के केस में प्रोमिस दे या कोई एनी अदर पर्सन दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? जी सर। अब पेमेंट आप करो या कोई और करे, मेरे को फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं। तो 2 काम का बात हुआ, जिसको मिल रहा है उसकी इच्छा से मिले, कब चाहिए उसको, और सामने वाला जो प्रोमिस है वो दे या कोई और दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल सिचुएशन। अच्छा, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। माने आप जो दे रहे हो या तो पहले दे चुके हो, या दे रहे हो, या देने वाले हो, तीनों कंसिडरेशन वैलिड है। ठीक बात। तो ये भी एक बहुत काम का बात है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कंसिडरेशन से कुछ देना होगा या कुछ नहीं देना भी कंसिडरेशन हो सकता है। तो देखो नहीं देना भी हो सकता है। देखो क्या बोला है, एज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। कुछ कर रहे हो या करने से मना कर रहे हो मेरे बोलने पे, तो अगर आप मेरे बोलने पे कुछ करने से मना भी कर रहे हो ना, वो भी कंसिडरेशन है मेरे लिए। तो जैसे हम आपको बोला हम आपको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, इस एरिया में दुकान मत खोलो, कहीं और खोलो, तो कुछ नहीं करने का, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब नहीं करना। तो कुछ आप मेरे लिए किए या पहले करने से मना कर चुके हो मतलब पास्ट, कुछ आप मेरे लिए अभी कर रहे हो या करने से मना कर रहे हो मेरे कहने पे यानी प्रेजेंट, और कुछ मेरे कहने पे या मना करोगे या मेरे कहने पे करोगे फ्यूचर। ये सब कुछ कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन में क्या क्या काम का बात बोला? मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी हो। ठीक बात। और एक बात बोला है, कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट हो तो वो क्या होगा? वॉइड। ठीक है। लेकिन अब बात आता है कुछ ऐसे पॉइंट्स या सर्कमस्टांसेस जहां विदाउट कंसिडरेशन भी एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वैलिड ही होगा।
अगर आप हमको नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई चीज दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप बदले में कुछ नहीं लोगे। ठीक बात है। जी। अगर आप मेरे लिए पहले कुछ कर चुके हो और अब हम आपको कुछ दे रहे हैं फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, हम आपको पहले पढ़ाया था तब पैसे का कोई बात नहीं था। वॉलेंटरी मतलब पहले से कोई डील नहीं है, अपने मन से कर रहे हैं। हम आपको पहले पढ़ाया तब हम आपसे कोई पैसा नहीं दिए। आज आपके पास बहुत कमाई आ गया और आप हमको एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, एक गाड़ी दे रहे हो गाड़ी, और ये हम बोले इसका पैसा क्या है, आप बोले इसका कोई पैसा नहीं है सर, आप हमको पढ़ाए थे हम इसीलिए कमा पाए इसलिए आपको गाड़ी दे रहे हैं। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस मतलब पहले बिना किसी एग्रीमेंट के हम आपके लिए कुछ किया था और आप उसके बदले में अभी कुछ कर रहे हो। तो अभी आप हमको गाड़ी दे रहे हो, बदले में हम कुछ दे रहे हैं क्या अभी? नहीं, फिर भी वो कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हाँ वैलिड। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई किसी को कुछ दे, पास वॉलंटरी सर्विस के लिए कोई कुछ दे, गिफ्ट दे कोई किसी को, एक बार ये पॉइंट नंबर 3 पे बाद में बात करेंगे। कंप्लीटेड गिफ्ट दे कोई किसी को, तो गिफ्ट में बदले में कुछ देते हैं क्या? नहीं सर, फिर वो काहे का गिफ्ट? क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जनरली ना बेटा कोई कंपनी किसी को अपना एजेंट बनाता है ना, तो एजेंट बनने के लिए उससे लाइसेंस का फीस लेते हैं। एजेंट का लाइसेंस देते हैं और बदले में फीस लेते हैं। ठीक है जनरली। लेकिन क्या क्या एक एग्जांपल देते हैं। मेरा एक एरिया में बड़ा दुकान था, आप टाटा के बहुत बड़े डीलर हो, मान लो टाटा नमक, आप मेरे पास आए बोले टाटा नमक का एजेंसी ले लो। हम बोला ले दो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोला एजेंट बनने का 2 लाख रुपए फीस लगता है, लाइसेंस फीस। हम बोले वो सब नहीं है मेरे पास देने के लिए, एजेंसी देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। आपको लगा मेरा ऐसे एरिया में दुकान है जहाँ पे बहुत आसानी से माल बिक्री होगा, आप बोले अच्छा ठीक है तुमको एजेंट बनाते हैं विदाउट एनी फीस। तो आप मेरे को एजेंसी दे रहे हो बिना कोई पैसा लिए या कंसिडरेशन लिए, वो भी वैलिड होगा। आप मेरे भी आप में गारंटी दे रहे हो कि अगर नीरज सर पेमेंट नहीं किए तो अंकिता बोल रही है मिस्टर एक्स है, वो नीरज को कुछ बेच रहा है, अंकिता उसको प्रॉमिस कर रही है कि अगर नीरज सर पेमेंट नहीं किए तो हमसे ले लेना। तो यहाँ पे अंकिता को कुछ भी मिल रहा है क्या? नहीं। पर ये गारंटी का जो एग्रीमेंट बन रहा है ये वैलिड होगा। अब आता है ये टाइम बैरेड डेब्ट। टाइम बैरेड डेब्ट क्या होता है? एक एक्ट है बेटा इंडिया में, लिमिटेशन एक्ट। वहां पे बहुत सारे चीजों के बारे में लिखा है कि इतना दिन के अंदर आप केस फाइल नहीं करते हो तो फिर आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब फिर टाइम लैप्स हो गया, अब आप केस नहीं कर पाओगे। मान लो आप आपसे लोन लिए तो लिमिटेशन एक्ट लोन के केस में बोलता है जनरली 6 साल। आज लोन रिपेमेंट का डेट है, हमको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना वेट करके आपने केस कर देना चाहिए जी। हम 6 साल तक केस नहीं किए। अब अगर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या बोलेगा? कोई केस वेस नहीं होगा, हमारे केस करने का टाइम पीरियड लैप्स हो गया, टाइम बैरेड हो गया, टाइम बार्ड। ठीक है, एक बात बोलो, अब आप हमको आए और कोई पैसा दिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है टाइम बार्ड होने के कारण। तो हमको आप कुछ दे रहे हो, बदले में हम आपको कुछ दे रहे हैं क्या? आप हमको 2 लाख रुपये आप चुका रहे हो, आपके पास आ गया कहीं से कमाई, आप बोले नीरज सर का पैसा नहीं रखेंगे, हम दे देते हैं। अब आप हमको 2 लाख रुपया दे रहे हो तो आज आपको हम कुछ दे रहे हैं क्या? और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो लैप्स हो गया, कैंसिल हो चुका है। लेकिन ये वाला जो 2 लाख रुपया दे रहे हो उसका कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा। हाँ बिल्कुल वैलिड। ठीक है जी सर। तो ये कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और ये जो एलिमेंट्स हम आपको पढ़ा चुका है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, may move from promisee or any other person. Consideration must have something in value. ये फेक या वेग नहीं होना चाहिए, कुछ उसका वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में उसका कुछ वैल्यू बनना चाहिए। कुछ करना और नहीं करना दोनों ही कंसिडरेशन है।
ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। बदले में जो आप मेरे लिए कर रहे हो, मेरे को दे रहे हो, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। मतलब एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर या फुल। इक्वल वैल्यू। हाँ, जरूरी नहीं होना। देखो, टैक्सेशन बोलता है कि कम दाम में माल बेचोगे, लेकिन हम मानेंगे पूरा दाम में माल बेचो, हम टैक्स पूरा ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे टैक्स का रूल नहीं चलेगा। यहाँ लॉ बोलता है अगर मेरा घर 1 लाख का है, मेरा मन हम आपको 10,000 में बेचे, तो लॉ बोलता है कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। रियलिटी में कुछ तो कंसिडरेशन होना चाहिए। और कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि सामने वाला का आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है। तो ये सब एलिमेंट्स वैलिड होने चाहिए। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट आ जाओ, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। छोटा सा पॉइंट है लेकिन ज्ञानबाजी का पॉइंट है। जिस चीज का लेन देन हो रहा है ना, वो लीगल होना चाहिए। तो देखो, पीछे बोला था कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, यहाँ बोल रहा ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, आप हमको पैसा दे रहे हो किसी सामान के बदले, यहाँ पे कंसिडरेशन तो लीगल है जी। लेकिन वो सामान ड्रग्स है, वो सामान हथियार है, बंदूक है, गोला बारूद है, वो सामान मेरे पड़ोसी का है। तो सर हाँ, तो जिस चीज का ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज को लेकर डील हो रहा है, वो भी लीगल होना चाहिए। अब यहाँ बता दिया कब कब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ मना कर रहा है वो करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी लीगल नहीं होगा। भैया बोले ना ड्रग्स, यस सर। कोई लॉ का प्रोविजन तोड़ रहा है वो, तो भी वो ऑब्जेक्ट को लीगल नहीं माना जाएगा। फ्रॉडलेंट हो रहा है, किसी को इंजरी पहुंचा रहा है, किसी के प्रॉपर्टी को या किसी इंसान को, कोर्ट बोल रहा है ये इमोरल है या पब्लिक के अगेंस्ट है, तो ये सब केस में वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनफोर्सिबिलिटी। एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए तभी उसको आप एनफोर्स कर पाओगे। ई कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बताया खाली लिस्ट में, एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लॉफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये टॉपिक पढ़ने लायक है? नहीं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आप वैलिड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का अगर रूल मेंशन है तो वो होना चाहिए, ये बात जरूर बोला। और वो आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से होना चाहिए। ये काम का बात याद करना है कि अगर वहाँ बोला गया डिजिटल सिग्नेचर का तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और दूसरा बात बोला गया है कि अगर इनका आईटी एक्ट ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उस एक्ट का सारा नियम फॉलो होना चाहिए। और इसमें कुछ सुनने लायक नहीं। नेक्स्ट बोला कॉन्स्टेंट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कैपेबिलिटी के ऊपर बड़ा बात की है। हम आपको पहले पढ़ाया था 3 बातें अगर होगी तो आप कैपेबल नहीं होगी। अगर आप माइनर हो तो आप कैपेबल नहीं हो, अगर आप अनसाउंड माइंड हो तो आप कैपेबल नहीं हो, और अगर आप डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो तो भी आप कैपेबल नहीं माने जाओगे। बात क्लियर है? यहाँ पे बोला है सेक्शन 11 बोलता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेजोरिटी की एज का है, जो कि साउंड माइंड है और जो कि लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इन तीनों को एलिजिबल माना गया।
तो अब एक एक करके बात किया। माइनर के ऊपर सबसे पहले बात किया। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें जाननी बहुत ज़रूरी है माइनर के बारे में। पहले बोला माइनर कौन, बोलो। सर जो कोई भी अंडर एज होगा, अंडर एज मतलब कितना एज? मतलब 13 से कम हाँ, है। 18 से 18 18। अच्छा अच्छा। इंडिया में Teenager भी माइनर हो 18 सकता मान है। है। इंडिया में माइनर 18 मान है। बात यस सर। हाँ, लेकिन माइनर के ब्याह में उसका गार्डियन कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑलवेज माइनर माइनर के की। नाम पे। हाँ, लेकिन वो भी ऑलवेज वही कांटेक्ट कर पाएगा जो माइनर के बेनिफिट में है। ठीक है। और कोर्ट की नजर में 21 साल मेजर एज है। अगर कोई कोर्ट केस का बात हो रहा है तो वहाँ 21 साल है। लेकिन आप 18 वाला बात याद रखो, आपके काम आएगा। अब बोला कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो माइनर एग्रीमेंट में ध्यान देने लायक है। माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, मतलब शुरुआत से ही वॉइड। ठीक है। जी लॉ ऑफ स्टॉपेज माइनर पे अप्लाई नहीं करता। अगर माइनर कहीं खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि हम इस आदमी का पार्टनर है, हम इस आदमी का पार्टनर है, भले ही वो पार्टनर नहीं है। नॉर्मल केस में क्या होता है, उसको पार्टनर मान लिया जाता है, डील। हाँ, लेकिन यहाँ बोला जाता है माइनर के केस में ये बात एप्लीकेबल नहीं ये है। बात मतलब माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। वो झूठ मूठ चिल्ला रहा है, मेजर हो गया, मेजर हो गया, अच्छा। और आप उसका बात मान के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। कल को आप बोलोगे यही तो बोल रहा था, मतलब वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन चेक? ठीक है। तो माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेक्टिफिकेशन एक ही बात हो गया, रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था माइनर का, जी अब वो मेजर होके बोलता है कोई बात नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं, हम इसको पूरा करेंगे, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? सर अगर साइन जब किया था तब माइनर था तो ऑलरेडी वॉइड हो चुका है। हाँ, तो दोबारा वैलिड नहीं हो पाएगा। जी क्यों? क्योंकि अब जब उस वहां पे डेट तो वही रह जाएगा ना। कल को 5 साल बाद वो अचानक ऑब्लिगेशन उठा दिया तो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो ठीक है, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रेटिफाई नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू द माइनर इज अलाउड। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करो जिसमें माइनर का सिर्फ बेनिफिट है, वो अलाउड है। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब एक गार्जियन अगर माइनर के लिए एक लैंड खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एसेट खरीद रहा है, और पूरा पैसा चुका के खरीद रहा है, मतलब माइनर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता कि बाद में चुका देगा ये पैसा, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रहा है पेरेंट कि हम आधा पैसा दे दे रहे हैं, माइनर बाद में आधा पैसा दे देगा, तब नहीं होगा। माइनर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना एकदम, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। माइनर एजेंट बन के काम कर सकते, लेकिन माइनर कभी भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता। मतलब माइनर किसी को अपना एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, बट माइनर खुद एजेंट हो सकता है। ये बात याद रखना। हाँ, एक बात तो हम अभी तक क्या बोले कि माइनर पे कोई लायबिलिटी नहीं कर सकता, जी लेकिन अगर उसको कोई नेसेसरी गुड प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसिटी मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और हेल्थ, जी 3 बेसिक नेसेसिटी तो है। उसके अलावा मान लो फ्यूनरल का पैसा, कोई उसके घर में मर गया तो वो सब नेसेसिटी टू लाइफ है। लेकिन एक क्लियर कट बात, उसका पैसा भी आप माइनर से तभी वसूल कर पाओगे अगर माइनर का कोई स्टेट है। क्या है? ESTATE, स्टेट यानी उसका कोई प्रॉपर्टी है। आप उसको पर्सनली कभी लायबल नहीं कर पाओगे कि तुम मेहनत करके ये पैसा चुकाओ, हम क्या करें, हम तो तुमको रोटी दिए, मेरे को पैसा चाहिए। क्योंकि माइनर नेसेसरी के लिए लायबल है, तो रोटी के लिए भी लायबल होगा।
हाँ होगा, ड्यूटी का पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से वसूल कर सकते हैं और कहीं से नहीं। उसको पर्सनली तुम मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन तुम माइनर को ना टीवी गिफ्ट किए, टीवी दिए टीवी, और अब बोल रहे हो टीवी का पैसा दो, वो नेसेसिटी टू लाइफ नहीं है, तो उसका तो तुम उसके प्रॉपर्टी से भी वसूल नहीं कर सकते। सिर्फ नेसेसिटी के लिए बोला है ये बात कि उसके प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते। सर जो प्रॉपर्टी से वसूल करने वाला बात है वो उसके परमिशन से होगा, ऑब्वियस बात है, परमिशन से। माइनर के परमिशन से। हाँ, परमिशन से। अच्छा, माइनर कैन नॉट बी एडेड इंसॉल्वेंट, माइनर को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और एक माइनर और एक एडल्ट अगर ज्वाइंटली कोई एग्रीमेंट में एंटर किया है तो सिर्फ वो मेजर पर्सन लायबल होगा, माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा। क्लियर है? जी। अगला टॉपिक है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या है? रैशनल जजमेंट लेने वाला आदमी, अपना इंटरेस्ट समझने वाला, अपना भला बुरा जो समझ सके, वो है साउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन है? जो अपना भला बुरा नहीं समझ सके, रैशनल नहीं है। तो कोई अगर बहुत ज्यादा ड्रंकेन है, बहुत ज्यादा बीमार है, फीवर आके रखा है उसको, तो उसको भी माना जाएगा कि वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता। सिर्फ पागल का बात नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नशे में, बहुत ज्यादा बीमार है, वो भी अनसाउंड माइंड ही माना जाएगा। अब यहाँ पे एक केस लॉ का बात है। एक आदमी है बेटा, उसको कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो जब वो पागलपन का दौरा में है तब तो उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन जब वो ठीक है तब भी वैलिड नहीं होगा। नहीं, तब वैलिड होगा बिल्कुल। सर लेकिन उसको कब आएगा दौरा, मतलब ये प्रूव करने नहीं पड़ा रहे हैं, प्रूव करना नहीं पड़ा रहे हैं, आपको कोर्ट में साबित करना होगा। और ये साबित भी पागल नहीं करेगा, आप करोगे कि वो पागल नहीं था। ठीक है, चलो इस केस को उल्टा करते हैं। एक है जिसको हमेशा ही पागलपन का दौरा रहता है, कभी कभी ठीक होता है वो। उस केस में जब वो ठीक हुआ है तब एग्रीमेंट वैलिड होगा। यानी सर जब वो ठीक सिचुएशन में है तब अगर एग्रीमेंट हो तो वो वैलिड है, और अगर वो ठीक सिचुएशन में नहीं है तब फिर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। बात क्लियर? अगला टॉपिक है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कब कब एक आदमी को लॉ डिस्क्वालीफाई कर देगा कि इस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट मत करो, आप करते हो आपका रिस्क है। एक बात बताओ तो, माइनर या अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालीफाइड पर्सन के साथ एग्रीमेंट क्या इलीगल है क्या? नहीं, इनवैलिड है या वॉइड है। हाँ, कोर्ट बोलता है भैया तुम कर लो ना, तेरा मन है, बट कल को कुछ हो जाए तो मेरा गला मत पकड़ना है। अच्छा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, वॉइड है। तो कब कब देखो बोला अलाइन एनिमी, मतलब जब इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे हम लोग किसी कंट्री के साथ वॉर पे हैं, उस वक्त वहां के लोगों से डील मत करो। कोई फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर इंडिया आता है, देखो गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है, ये तो कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है भैया तुम इनसे डील करोगे, ये बिना पैसा दिए चले गए, और तुम बोलोगे इनको इंडिया का कोर्ट में बुलाओ, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम उन पर केस सू नहीं कर पाओ। तो इससे बेटर है इनके साथ डील मत करो। कोई अगर कोर्ट में कन्विक्टेड है और उसको 6 महीने के ऊपर का जेल होने का चांस है, लॉ बोलते हैं इसी केस इससे कॉन्ट्रैक्ट मत करो। कोई आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाला केस चल रहा है, भैया ऑलरेडी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, वैसे ही वो लोगों का पैसा मार के रखा है, तुम और अपना पैसा बचा लो, फिर आगे कोर्ट में बोलो जज साहब मदद कीजिए, जज बोलेगा बाहर में जाओ, हम क्या मदद करें। ठीक है जी सर।
a contract entered into by a corporate body या statutory body will be valid only to the extent with the memorandum of association is entered. अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो जो उसके मेमोरेंडम में उसको पावर है उतना ही उसके साथ डील करो. उससे एक्सेस अगर आप कोई डील करते हो तो कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है मेरे पास मत आना, क्योंकि मेमोरेंडम तुम पढ़ सकते थे पब्लिक डॉक्यूमेंट. ठीक है. यस सर. कोई आदमी बहुत ज़्यादा ड्रंकन है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो जब तक उसका नशा ना उतरे उससे कॉन्ट्रैक्ट मत करो. अब बोला अगला टॉपिक फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट मतलब तुम कोई बात पे एफर्मेशन दे रहे हो, मतलब कोई बात पे हाँ भर रहे हो बिना किसी दबाव के. दो आदमी एक बात पे एग्री कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर. ठीक है. यस सर. अब बोला 5 टाइप का प्रेशर हो सकता है. कोएर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ये चारों के चारों वर्डेबल है. ठीक है. यस सर. मिस्टेक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ ना बेटा आप कभी नहीं बोल पाओगे हमको कानून नहीं पता था, अब वो वॉइड नहीं होगा. मिस्टेक जनरली वॉइड है बेटा. मिस्टेक जनरली क्या है? वॉइड. लेकिन बेटा जी आप बोलोगे हमको कानून नहीं पता था, जज साहब मेरे को नहीं पता था मर्डर का सुपारी लेने पे जेल होता है, अगली बार नहीं लेंगे. कोर्ट बोलेगा तुम बहुत इनोसेंट आदमी हो, घर जाओ. बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा. बोलेगा इतने इनोसेंट आदमी हो बाहर मत रहो, तुमको वो लूट लेगा, तुम जेल जाओ. है ना. इतना इनोसेंट आदमी अगर बाहर रहा तो कोई और उसको फंसा देगा, लूट लेगा. इससे अच्छा जेल में रहो ताकि तो कोई तुमको फंसाएगा. तो पॉइंट इज आप मिस्टेक ऑफ लॉ बोल के कभी नहीं बच सकते, वो कभी वॉइड नहीं होगा. हाँ लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अच्छा मिस्टेक ऑफ लॉ एक टाइम पे वॉइड हो सकता है अगर वो फॉरेन लॉ है. आप ये बोल सकते हो हमको फॉरेन लॉ नहीं पता. ठीक है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑलवेज वॉइड. अगर जो है मान लो वही शिप आ रहा था, शिप डूब गया, ये एक फैक्ट है. मेरे को ये बात पता ही नहीं था कि शिप डूब चुका और हम डील कर लिए, तो वो वर्ड. ठीक बात. हाँ सर. यहाँ पर बोला कोएर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस. कोएर्शियन मतलब थ्रेटनिंग, जो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से थ्रेटनिंग है. या तो हम थ्रेट कर रहा है या थ्रेट करने का धमकी दे रहे हैं, दोनों ही थ्रेटनिंग है. हम आपको बोल रहे हैं हम गोली मार देगा, या हम आपको मार रहा है और बोल रहा है डील साइन करो वरना हम मारते ही जाएंगे. दोनों ही कोएर्शियन है. अंडर इन्फ्लुएंस हम आपके विल को कंट्रोल कर रहा है, आपके मेंटल प्रेशर बना रहे हैं. कोएर्शियन अननोन इंसान भी कर सकता है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस कभी भी अननोन नहीं कर पाएगा. कोएर्शियन दोनों कर सकता है, नोन और अननोन दोनों. हम आपको जानता है, हम आपके सर पे बंदूक रखा, एक रास्ते में चोर आपके सर पे बंदूक रखा, दोनों ही कोएर्शियन है. अच्छा कोएर्शियन में 3 चीज को नुकसान पहुंचाने का बात हो रहा है, आपको, आपके किसी रिलेटेड पर्सन को या आपकी किसी प्रॉपर्टी जी. और अंडर इन्फ्लुएंस बोला जाता है आपके विल को कंट्रोल कर रहा है, आप पे मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा है. फ्रॉड का मतलब आपको धोखा दिया जा रहा है. और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब हम जानबूझ के नहीं बोला वो झूठ. आपको देखो फ्रॉड 3 बात को बोलते हैं, झूठ बोलना, सच छुपाना, या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें मेरा इंटेंशन था कि हम आगे जाकर तो तोड़ ही देंगे, हमको पूरा करना ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बस हम झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें. ये तीनों फ्रॉड है. लेकिन ये तीनों ही केस में अगर हम अननोइंगली हो जाए तो, अननोइंगली कर रहा है मतलब बिना जाने पहचाने, मेरे को पता ही नहीं था, तब फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन. ठीक है. यस सर. ये सभी वर्ड है.
क्लियर है बात? Yes, sir. Clear. नेक्स्ट 2.6 हुआ था, 2.6 ही हुआ था। 2.6 कहाँ? हाँ, ये 2.6 ही तो हुआ था, हाँ. 2.7 2.7 कुछ और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे लॉ आपको ऑब्लिगेट कर रहा है कि आप ये डील पूरा करो। हम और आप मिल के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे, हम लोगों को लॉ एनफोर्स कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल शायद पहले दिया था कि छोटा बच्चा है, उसके गार्जियन का डेथ हो गया, पापा मम्मी नहीं रहे, कोई दूर का चाचा है, तो कोर्ट उसको बोल रहे बच्चे को तुम संभालो और ये जब 18 साल का हो जाए इसका प्रॉपर्टी इसके नाम कर देना वापस। क्या वो बच्चा आपके चाचा से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको संभालेगा? नहीं। क्या उस बच्चे के पेरेंट बोल के गए थे चाचा को? नहीं. कौन बोल रहा है? कोर्ट। तो लॉ अगर इम्प्लाई कर रहा है, कौन इम्प्लाई कर रहा है? लॉ। लॉ बोल रहा है कि ये ऑब्लिगेशन आप पूरा करो। एक और मस्त एग्जांपल देते हैं, आपको कहीं कोई पड़ा हुआ सामान मिला, आप उस आदमी को वापस करोगे और आपका कोई भी खर्चा लगेगा वो आपको उसका पैसा देगा, या आपका उसका कोई डील हुआ है क्या ऐसा? नहीं. लेकिन लॉ बोलता है ऐसा करना चाहिए। जी. इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्सेंसस एड आइडम, मतलब कोई पार्टी आपस में एग्रीमेंट नहीं किया था बट अब पूरा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, अब आप एक गरीब बच्चे, आप एक बच्चा है, कोई इनकैपेबल आदमी है, उसको आप खाना खिला दिए, उसका आप पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त कर दिए, तो उसका प्रॉपर्टी से पैसा वसूल करना आपका हक बनता है ना। लेकिन ऐसा कोई डील हुआ था क्या पहले खाना खिलाने के पहले? नहीं। लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि ये लॉ बोलता है। अगर हम आपका कोई मेरा केक ना आपके घर पड़ोसी को देने के लिए हम केक लाए थे, गलती से आपके घर पे डिलीवरी हो गया और आप खा लिए, क्या आप उसका पेमेंट करोगे? करना तो सही है। हाँ वही बात लॉ बोलता है, करना तो चाहिए। आप बोलोगे हमको लगा था अभी क्रिसमस तो दूर है, लेकिन चलो कोई दे दिया तो क्रिसमस के नाम पे खा लो। ऑब्लिगेशन ऑफ एंजॉय बेनिफिट नॉन ग्रेचुअस एक्ट, हम कोई ऐसा बेनिफिट एंजॉय कर रहा है जो फ्री नहीं है जी, तो उसका पैसा देना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स, पड़ा हुआ सामान मिले तो मालिक तक पहुंचाओ। वो केक वाला एग्जांपल ले लो, या मनी में दे दिया, हम आपका पैसा गलती से किसी और को डिलीवर कर दिए, जब पता चला तो आपको उसका पैसा लौटाना चाहिए जी। ये सबको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर बोला कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट मतलब किसी बात का होना नहीं होना किसी और बात के होने नहीं होने पे डिपेंड करता है। तो बोला यहाँ पे टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम अनसर्टेन इवेंट और कोलेटरल इवेंट हैपेंस और डू नॉट हैपेंस। मेरा कुछ करना या नहीं करना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला दूसरा कोई बात पूरा होगा या नहीं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, कल अगर आपका एग्जाम कैंसिल होता है तो मान लो एक कैब बुक की और वो कैब वाला आपको बोल रहा है कि कल आपका एग्जाम है, मतलब हाँ कल आपको पिकअप करना है, एग्जाम रूम ड्रॉप करना है, लेकिन वो बोल रहा है अगर कल एग्जाम, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर कल एग्जाम ड्रॉप हुआ तो कैंसिल हुआ तो मतलब कोई बात नहीं, हम उसको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे
वो आपको कल ड्रॉप करेगा नहीं करेगा, डिपेंड करता है कल एग्जाम होगा या नहीं, किसी बात का होना या नहीं होना। अगर किसी और बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं कंटिंजेंट। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है फ्यूचर इवेंट को लेके, और वो कनेक्टेड होना चाहिए, कोलेटरल। अरे देखो बेटा जी, कल अगर जापान में बम फटा तो हम आपको स्कूल ड्रॉप कर, हम आपको कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, ये कोई लिंक हुआ? नहीं। तो ऐसा को कंटिन्यू नहीं बोलते। जैसे हम बोला कल अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो हम आपको नेक्स्ट डे ड्रॉप कर देंगे, तो वो कैब से आपको वही ड्रॉप होने का बात हो रहा है ना, तो वो कनेक्टेड है, कोलेटरल है। कोलेटरल माने वो जो इवेंट है जिसके ऊपर डिपेंड है बात, तो वो भी कोलेटरल होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। यही ज्ञान है, यहाँ पर कुछ नहीं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल कब होगा? जब वो इवेंट, अगर हम आपको ये बोला है बेटा कि वो इवेंट होने पे हम आपको सामान डिलीवर करेगा, तो फिर होने पे डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर हम उल्टा बोला तो अगर वो नहीं होगा तो डिलीवर करेंगे, तो फिर नहीं होने पे डिलीवर होगा। तो यही बात यहाँ पे बोला है कि फ्यूचर इवेंट हैपनिंग पे अगर वो बात डिपेंड है तो हैपन होने पे करेंगे, और नॉट हैपनिंग पे डिपेंडेंट है तो नॉट हैपनिंग के टाइम पे करेंगे। ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे एक मस्त बात बोला है, अगर वो बात बाद में इम्पॉसिबल हो गया तो क्या वेट करें होने या नहीं होने का? हाँ वेट तो करना बाबू जी, जब अगर वो मतलब एक टाइम तक, एक नहीं 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 नहीं, मेरा बात सुनो दोबारा। जी। ए बी को बोला हम तुमसे शादी कर लेंगे 1 महीना बाद, अगर 1 महीने बाद तुम्हारे पापा हमको इतना रुपया दिए तो, और उसके पहले भी किसी और से शादी कर ली तो अब क्या 1 महीना होने का वेट किया जाएगा? नहीं नहीं नहीं। यही बात यहाँ बोला जाए। अच्छा। तो जो बात डिपेंडेंट है जिसके ऊपर, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। और अगर कोई फिक्स टाइम था, हाँ ये बात मत बोला, कंटिजेंसी का कोई टाइम फिक्स होगा कि जन्म जन्मांतर के लिए? फिक्स टाइम। हाँ ये बात यहाँ पे बोला कि कंटिजेंसी का टाइम फिक्स होना चाहिए, और अगर टाइम फिक्स नहीं किए तो फिर रिजनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए। ठीक है? अगला टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म या ओवर कब माना जाएगा? अगर आप परफॉर्म कर दो तो ओवर हो जाएगा, अगर हम और आप एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही दें तो ओवर हो जाएगा, अगर टाइम लैप्स हो जाए, जितना दिन में होने का बात हुआ था या रीजनेबल टाइम निकल चुका है तो ओवर हो जाएगा, अगर लॉ बोल दे तो ओवर हो जाएगा, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करना ही तो ओवर हो जाएगा, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट तोड़ दो तो भी ओवर हो जाएगा। अब बोला अगर ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ओवर होने का 2 तरीका, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। देखो आप परफॉर्म कर दिए तो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा, हम परफॉर्म करने का पूरा कोशिश किए बट आपके कुछ गलती के कारण परफॉर्म नहीं हो पाए, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर। भाई एग्रीमेंट में भी 5 बार बोला नोवेशन, मतलब हम लोग अब नया ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट को क्या माने? ओवर 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 मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी नहीं है। ऑल्ट्रेशन, हम लोग पॉइंट्स में ऑल्ट्रेशन कर दिया तो पुराने वाले पॉइंट्स का क्या होगा? कैंसिल। रिसेशन, दोनों पार्टी मिलके ही बोल दिया चलो छोड़ो ना, नहीं करते। रेमिशन, आप हमको मतलब छोड़ दिए कि जाओ, रेमिशन और वेवर एक ही होता है, आप हमको वेव कर दिए कि जाओ मत करो अपना परफॉर्मेंस। ठीक है? ऑपरेशन ऑफ लॉ कब है? देखो डेथ हो गया एक आदमी का तब भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर, इंसॉल्वेंसी हो गया तब भी ओवर, अनऑथराइज्ड आइटम है तब भी ओवर, मर्जर हो जा रहा है 2 बिजनेस का तब भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये सब लॉ के बोलने पे हो सकता, ये इनके भी खत्म। आज के लिए इसको लास्ट रखेंगे 2.8।
बोल रहा असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन। देखो दो वर्ड है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट, दोनों का मतलब क्या है? सक्सेशन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब असाइन करना ड्यूटी करने के लिए किसी को, ठीक है, और सक्सेशन मतलब उसको कंप्लीट करना, कंप्लीशन तो वो। नहीं, सुनो, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बोले मेरी जगह आपसे अंकिता पूरा करेगी, ये हुआ असाइनमेंट। हाँ और अगर एक आदमी का बिजनेस है, उसको कुछ हो जाए तो उसके बाद उसका बेटा संभाल लेगा, ये हुआ सक्सेशन। राजा का बेटा राजा इज अ सक्सेशन। अच्छा और राजा बोल के गया कि अब मेरे बाद मेरा बेटा नहीं, मेरा मंत्री राजा बनेगा, तो ये हुआ असाइनमेंट। समझे? मेरे को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम पार्टी को बोला देखो भाई हम तो पूरा नहीं कर पा रहे, बट मेरे भी अपने अंकिता पूरा कर सकती है, बोलो तुमको मंजूर है? वो बोला हाँ मंजूर है। हम अंकिता को पूछा अंकिता मंजूर है? अंकिता बोली हाँ मंजूर है। यहाँ पे क्या हुआ है, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अंकिता को हैंड ओवर कर दिया, असाइनमेंट। ठीक बात है। हाँ और सक्सेशन क्या होता? मेरा बिजनेस मेरा बेटी संभालती है, बेटा संभालता और वो पूरा करता बात। अब हमको एक बात बोलो, असाइनमेंट में राइट एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या दोनों ट्रांसफर होगा? हाँ, असाइन करेंगे तो ट्रांसफर होगा। असाइनमेंट जब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और लायबिलिटी बनता है, यानी हम दोनों चीज उसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यही अगर सक्सेशन होता तो ड्यूटीज ट्रांसफर होते हैं लेकिन राइट्स उल्टा बोलती है, उल्टा बोलती है। बाप के प्रॉपर्टी पे बेटे का ही हक होगा, लेकिन बाप का ऑब्लिगेशंस बेटा पूरा करिए, कोर्ट कंपल्सरी नहीं कर सकती। लायबिलिटीज, हाँ, लायबिलिटीज उसका पूरा करे वो जरूरी नहीं, ये इतना ही काम का रहता है। ये रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको मोटा मोटी खत्म कर देते हैं। ठीक है। से एक बात पूछनी थी, वो जो ई कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो पोर्शन पढ़ा हमने, मतलब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा